हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो गुप्तकाल है उस गुप्तकाल के पीरियड को हमने पूरी तरह पढ़ लिया है। जो जो कंटेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, हमने उन सभी कंटेंट्स को गुप्तकाल में पढ़ा है। दोस्तों, गुप्तकाल के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ताज पीरियड। दोस्तों, पोस्ट गुप्ताज पीरियड में हम जो गुप्त काल के बाद अर्थात गुप्त काल का जो अवसान था, उसके अवसान के बाद जिन जिन राजवंशों ने शासन किया, उन राजवंशों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वल्लभी का जो मैत्रक वंश था उसके बारे में। दोस्तों, वल्लभी गुजरात में पड़ता है और वल्लभी जो प्राचीन काल में हम देखें, जो काठियावाड़ और सौराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र था वो वल्लभी कहलाता था। दोस्तों, वल्लभी के मैत्रक वंश थे। इस वल्लभी की मैत्रक वंशों का जो संस्थापक है वो भट्टारक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? भट्टारक। भट्टारक दोस्तों, ये भट्टारक जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उन गुर्जर प्रतिहार शासकों का सामंत था। इसलिए जो मैत्रक है, इन मैत्रक को भी गुर्जर वंश का कहा जाता है। किसका दोस्तों? गुर्जर वंश का कहा जाता है। मैत्रक का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। मैत्रक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सूर्य। तो मैत्रक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य होता है। अब बात करें दोस्तों, जो मैत्रक वंश है, इस मैत्रक वंश के दो शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने सेनापति की उपाधि धारण की। कितने शासक? दो शासक। तो मैत्रक वंश के दो शासकों के बारे में हम बात करें तो उनमें भट्टारक और उनके जो पुत्र हुए धरसेन। भट्टारक और धरसेन ने सेनापति की उपाधि धारण की, जबकि इनके बाद आने वाले जो मैत्रक वंशीय शासक थे, उन सब मैत्रक वंशीय शासकों ने महाराज या महाराज सामंत की उपाधि धारण की। इसकी महाराज या महाराज सामंत की उपाधि धारण की। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मैत्रक वंश के किस शासक ने सेनापति की उपाधि धारण की? तो सेनापति की उपाधि धारण करने वाले केवल दो ही शासक थे, भट्टारक और धरसेन। कौन? भट्टारक और धरसेन। तो भट्टारक और धरसेन ने किसकी उपाधि धारण की? सेनापति की। जबकि इनके बाद आने वाले जितने भी शासक हुए, उन सब शासकों ने महाराज और महाराज सामंत की उपाधि धारण की। अब बात करें दोस्तों, जो मैत्रक वंश के जो शासक थे उनके बारे में, कौन कौन मैत्रक वंश के शासक हुए हैं। सबसे पहले भट्टारक, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? सामंत था। फिर इसके बाद उसका पुत्र धरसेन आया। धरसेन धरसेन दोस्तों, ये मैत्रक वंश का दूसरा शासक था और धरसेन के कोई संतान नहीं होने के कारण जो धरसेन है, उस धरसेन की छोटे भाई द्रोण सिंह ने शासन का कार्यभार संभाला। अर्थात द्रोण सिंह क्या है? धरसेन का भाई था। तो भट्टारक के पुत्र थे धरसेन और द्रोण सिंह। तो द्रोण सिंह छोटा था और धरसेन की किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण उसका भाई द्रोण सिंह शासक बना। इसके बाद देखिए दोस्तों, ध्रुवसेन। कौन दोस्तों? ध्रुवसेन। और ध्रुवसेन के बाद धर्मपट, और धर्मपट के बाद घुसेन मैत्रक वंश का शासक बना। घुसेन के बाद धरसेन सेकंड शासक बना, और धरसेन सेकंड के बाद विक्रमादित्य फर्स्ट। दोस्तों, विक्रमादित्य को इतिहासों में शिलादित्य, क्या? शिलादित्य व धर्मादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिलादित्य और धर्मादित्य भी कहा जाता है। किसको? विक्रमादित्य प्रथम को। जो मैत्रक वंश का शासक था, उस मैत्रक वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम को धर्मशास्त्रों में धर्मादित्य व शिलादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मादित्य या शिलादित्य भी कहा जाता है। दोस्तों, ये विक्रमादित्य प्रथम इस मैत्रक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कैसा शासक था दोस्तों? सबसे प्रतापी शासक था। दोस्तों, एक बात में जो शिलादित्य है, ये शिलादित्य नामक जो उपाधि है, ये किसने ली? हैनसांग। हैनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में यह कहा कि जो ये विक्रमादित्य प्रथम था, ये कौन था? शिलादित्य। तो अपने सीयूकी में क्या कहा हैनसांग ने? विक्रमादित्य फर्स्ट को क्या कहा? शिलादित्य कहा है। इसके बाद धरसेन थर्ड, फिर इसके बाद ध्रुवसेन सेकंड। दोस्तों, ध्रुवसेन सेकंड के काल में हैनसांग भारत आया। किसके काल में? ध्रुवसेन सेकंड के काल में हैनसांग भारत आया। दोस्तों, मैंने बताया जो हैनसांग है, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, और लगभग 629 ईस्वी में यह भारत आया। इस समय हर्षवर्धन, वर्धन वंश का जो शासक था हर्षवर्धन, उसका तथा गुजरात के जो मैत्रक वल्लभी का जो मैत्रक वंश है, इस मैत्रक वंश के शासक ध्रुवसेन सेकंड था। इसके शासनकाल में हैनसांग भारत आया था। दोस्तों, अब तक एग्जामिनर क्या डायरेक्ट पूछता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया, लेकिन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ ले कि वल्लभी मैत्रक वंश के शासक ध्रुवसेन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया, तो कौन सा चीनी यात्री आया था? तो वो हैनसांग ही था। 629 ईस्वी में हैनसांग भारत आता है और लगभग 645 ईस्वी तक भारत में वो रहता है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में भी वो जाता है, और इस समय वो बताता है कि यहाँ का जो प्राचार्य था वो सीलभद्र था। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ध्रुवसेन है, ध्रुवसेन के बाद में जो धरसेन फोर्थ है, धरसेन फोर्थ ने शासन किया। धरसेन फोर्थ ने जब शासन किया, सबसे पहले अर्थात मैत्रक वंश का पहला शासक है जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज
परमेश्वर व चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। किसकी? महाराजा धीराज, परमेश्वर व परम भट्टारक चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? धरसेन फोर्थ ने। तो मैत्रक वंश का पहला शासक जिसने परम भट्टारक की, महाराजा धीराज की, परमेश्वर की और चक्रवर्ती की उपाधि धारण की, तो कौन सा था? वो धरसेन फोर्थ था। दोस्तों बात करें इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ है, वो अंतिम शासक शिलादित्य सातवां था। कौन सा? शिलादित्य सातवां इस वंश का अंतिम शासक हुआ है। अब बात करें दोस्तों जो मैत्रक वंश है, मैत्रक वंश के काल का जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था वो वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में स्थित था, वो वल्लभी विश्वविद्यालय इनका शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों इस समय चीनी यात्री इत्सिंग यहाँ आता है और इत्सिंग ने अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें कहता है कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, इस वल्लभी विश्वविद्यालय में लगभग 100 से अधिक विहार थे, जिनमें 6000 से अधिक भिक्षु पढ़ते थे। कितने दोस्तों? 6000 से अधिक भिक्षु पढ़ते थे। तो वल्लभी विश्वविद्यालय, उस वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुए इत्सिंग ने क्या कहा? इसमें 100 से अधिक तो विहार थे और जिसमें 6000 से अधिक क्या पढ़ते थे? भिक्षु पढ़ते थे। जो वल्लभी विश्वविद्यालय दोस्तों, इस वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों में हम बात करें तो गुणमती और स्थिरमती जैसे विद्वान इस वल्लभी विश्वविद्यालय के आचार्य हुए हैं। जो मैत्रक वंश है दोस्तों, इस मैत्रक वंश की राजधानी के बारे में बात करें तो मैत्रक वंश की राजधानी थी वल्लभी। क्या थी दोस्तों? वल्लभी। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में स्थित इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण मैत्रक वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मैत्रक वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। दोस्तों बाहरी आक्रमणकारियों का सबसे अधिक टारगेट वाला कोई यदि मंदिर था भारत में तो सोमनाथ मंदिर था। सबसे अधिक आक्रमण जिस मंदिर पर हुए वो सोमनाथ मंदिर था। समय समय पर इस सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। हम देखें तो किस किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम तथा मीरभोज व चालुक्य शासक भीमदेव द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो वर्धन वंश है थानेश्वर का, उस वर्धन वंश के बारे में या पुष्यभूति वंश है उसके बारे में एक बार आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं थानेश्वर का जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश था उसके बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों थानेश्वर का जो ये वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जो हरियाणा के समीप स्थित थानेश्वर नामक स्थान है, उस थानेश्वर नामक स्थान से प्रभाकर वर्धन ने इस वर्धन वंश की शुरुआत प्रारंभ की और वर्धन साम्राज्य का है वो प्रारंभ किया। और जो वर्धन साम्राज्य है उस वर्धन साम्राज्य का शासन प्रारंभ किया। अब बात करें दोस्तों जो वर्धन वंश है या वर्धन साम्राज्य है, इस वर्धन वंश या वर्धन साम्राज्य से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं या इनकी जो जानकारी है वो हमें कौन कौन से स्रोत प्रदान करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जो बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादंबरी नामक जो ग्रंथ है उनके बारे में। बाणभट्ट के जो हर्षचरित्र और कादंबरी है इसमें हमें हर्ष के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो हर्षवर्धन का नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट का जो हर्षचरित्र है इस हर्षचरित्र में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं दोस्तों? 8 अध्याय हैं और इन अध्यायों को उच्छ्वास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्छ्वास भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उच्छ्वास भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो बाणभट्ट है, ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि था। और जो हर्षचरित्र है इस हर्षचरित्र में हर्ष के समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी उनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है उसमें हर्षकालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हमें अध्ययन देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आर्य मंजूश्री मूलकर। दोस्तों आर्य मंजूश्री मूलकर यह मूलतः एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? गणपति शास्त्री द्वारा किया गया। तो कौन सी पुस्तक? आर्य मंजूश्री मूलकर ये बौद्ध ग्रंथ है और इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो हर्ष है, हर्ष स्वयं भी एक महान शासक के साथ साथ एक महान विद्वान भी था। दोस्तों हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक जो ग्रंथ है या पुस्तकें हैं उनकी रचना की और इन पुस्तकों और ग्रंथों से भी हमें जो हर्षकालीन या हर्षवर्धन या फिर वर्धन वंश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें हैंसांग का यात्रा वृत्तांत। दोस्तों इस कालखंड में एक चीनी यात्री हैंसांग भारत आया और भारत आया उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारत में अध्ययन करना और जो बौद्ध ग्रंथ साहित्य है उनको अपने साथ भारत से चीन ले जाना। दोस्तों हैंसांग है, इस हैंसांग ने
यहाँ लगभग 16 वर्ष तक उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो लगभग 645 ईस्वी में वापस चीन गया। तो 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में गया और 16 वर्ष तक वो कहाँ रहता है, भारत में रहता है। और इस दौरान उसने जो भारत का भ्रमण किया उसके बारे में वो अपने एक यात्रा वृतांत अर्थात जहां जहां घूमा उसके बारे में उसने कुछ लेख लिखे, उन्हें यात्रा वृतांत कहा गया और उसको नाम दिया गया सीयूकी। तो हैंसान का जो यात्रा वृतांत है उसका नाम क्या है, सीयूकी, या हैंसान की पुस्तक का नाम क्या है, सीयूकी। तो दोस्तों इस सीयूकी में उसने जो हर्षकालीन या फिर उस समय के जो शासक हुए उनके बारे में इसमें बताया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो हैंसांग है, इस हैंसांग को साहित्य में अनेक नामों से जाना गया है। इतिहासकार ने बहुत सारे नाम देते हैं साहित्य में या लेखों में, इन्हें बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए। कौन कौन से नाम, एक तो इनको हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसको हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा इसे युआंगच्वांग भी कहा गया है, क्या युआंगच्वांग भी कहा गया है। और बौद्ध साहित्य में इसे शाक्य मुनि कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, शाक्य मुनि कहा गया है। तो ये थे हैंसांग के नाम। अब बात करें जो हैंसांग है, हैंसांग जब यहाँ आया इस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था और हर्षवर्धन के लिए उसने एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द था दोस्तों फीसे। क्या था दोस्तों, फीसे। और इस फीसे का अर्थ होता है दोस्तों वेश्य जाति का, अर्थात वेश्य। तो हर्षवर्धन को वेश्य कौन कहता है, हैंसांग कहता है दोस्तों। और हैंसांग ने उसे फीसे के साथ साथ एक शिलादित्य नामक शब्द भी उसके लिए प्रयोग किया। अब बात करें जो हैंसांग है, हैंसांग ने हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की और कहा कि इस समय यहाँ का जो कुलपति था वो सीलभद्र था। तो हैंसांग के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका कुलपति कौन था दोस्तों, सीलभद्र था। कौन था, सीलभद्र था। नेक्स्ट बात करें, हैंसांग ने इस समय भीनमाल जालोर की भी यात्रा की। राजस्थान स्थित जो भीनमाल जालोर है उस भीनमाल जालोर की भी यात्रा की और इस क्षेत्र को वह पीलोमोलो नाम देता है। क्या नाम देता है, पीलोमोलो नाम देता है। इसको भीनमाल जालोर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या कहता है, पीलोमोलो कहता है। नेक्स्ट बात करें बंसखेड़ा ताम्रपत्र। दोस्तों जो बंसखेड़ा ताम्रपत्र है जो कि शाहजहांपुर यूपी में अवस्थित है और इससे हर्ष के जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जो हर्ष ने हर्ष संवत शुरू किया था लगभग 628 ईस्वी में, उसका उल्लेख किया गया है कि हर्ष ने 628 ईस्वी में एक संवत प्रारंभ किया जिसे हर्ष संवत कहा गया और उस हर्ष संवत की शुरुआत उसने 628 ईस्वी में की। इसका उल्लेख बंसखेड़ा ताम्र लेख में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एहोल लेख। कौन सा लेख दोस्तों, एहोल लेख। दोस्तों ये एहोल लेख चालुक्य शासक पुलिकेशिन सेकंड के समय का है और इसकी रचना पुलिकेशिन सेकंड के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा की गई। इसकी एहोल लेख की, तो एहोल लेख की रचना चालुक्य शासक पुलिकेशिन सेकंड के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की। दोस्तों इसमें हर्ष और पुलिकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें एहोल लेख में। बात करें नेक्स्ट साक्ष्य जो कि वर्धन वंश और हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, तो वो है दोस्तों कि जो हर्षवर्धन की मिट्टी की मोहर मिली है, कहां से, नालंदा से। इसके अलावा जो सोनीपत हरियाणा है वहां से तांबे की मोहर मिली है जिसमें राज्यवर्धन से लेकर हर्षवर्धन तक की पूरी वंशावली का वर्णन है। तो तांबे की मोहर तो कहां मिली है, सोनीपत हरियाणा से, जिसमें राज्यवर्धन से लेकर हर्षवर्धन के मध्य का जितना भी वंशावली है, जितना भी इतिहास है उसका उल्लेख उसमें किया गया है तांबे की मोहर में। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट साक्ष्य वो है दोस्तों फर्रुखाबाद यूपी से एक सोने की मोहर प्राप्त हुई है। किसकी दोस्तों, सोने की मोहर प्राप्त हुई है जिसके मुख्य भाग पर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री हर्षदेव ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, श्री हर्षदेव लिखा हुआ है। तो उस सोने की मोहर पर क्या लिखा हुआ है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री हर्षदेव। तो ऐसी सोने की मोहर मिली है कहां से, फर्रुखाबाद यूपी से। इसके अलावा बात करें दोस्तों जो हैंसांग है, हैंसांग ने अपने ग्रंथ सीयूकी में यह उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन है अपने साम्राज्य में, कहां पे, कन्नौज में तो एक धर्म सभा का आयोजन करता था, जबकि प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो महामोक्ष परिषद का आयोजन वो प्रत्येक 5वें वर्ष करता था जिसमें अनेक धर्मों के जो लोग थे या संत थे या उनके प्रचारक थे उनको वो उस महामोक्ष परिषद में बुलाता था। किसने उल्लेख किया, हैंसांग ने अपने यात्रा वृतांत सीयूकी में। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो वर्धन वंश के शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो वर्धन वंश के शासक हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें प्रभाकर वर्धन के बारे में। दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने इस वर्धन वंश की स्थापना की। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन हो गया, प्रभाकर वर्धन। दोस्तों जो प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन ने हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र था, थानेश्वर के आसपास जो लगता हुआ क्षेत्र था, उस थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र में इस वर्धन या पुष्यभूति वंश की स्थापना की। दोस्तों जो प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन के लिए हर्ष चरित्र में
अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है। अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों? उसमें सबसे पहला नाम दिया हुआ है सिंधुराज ज्वार। क्या कहा है प्रभाकर वर्धन को? सिंधुराज ज्वार कहा गया है। गंगा रूपी गज के लिए महामारी कहा गया है। गुर्जरों का प्रजागर कहा गया है। क्या दोस्तों? गुर्जरों का प्रजागर कहा गया है। और सबसे इंपोर्टेंट जो प्रभाकर वर्धन के लिए हर्ष चरित्र में बात कही गई है वो है हूण हरिण केसरी। तो हूण हरिण केसरी जो हर्ष चरित्र है उसमें प्रभाकर वर्धन के लिए काम में लिया गया एक शब्द है। इसको कहा है हूण हरिण केसरी, प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। दोस्तों बात करें उपाधियों की, जो प्रभाकर वर्धन है ये वर्धन वंश का प्रथम शासक था जिसने परम भट्टारा तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो वर्धन वंश का प्रथम शासक जिसने परम भट्टारक व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की कौन था दोस्तों? वो प्रभाकर वर्धन था। कौन था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन था। दोस्तों प्रभाकर वर्धन के बारे में बात करें, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। पहला राज्यवर्धन और छोटा पुत्र था हर्षवर्धन। दोस्तों प्रभाकर वर्धन के एक पुत्री भी थी जिसका विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। किसके साथ दोस्तों? कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। दोस्तों जब राजश्री का विवाह हो रहा था उस समय राजश्री की आयु बहुत कम थी दोस्तों, वो लगभग 12 वर्ष की थी। तो इतिहासकार लिखते हैं कि यह इस समय का प्रथम बाल विवाह माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम बाल विवाह। तो प्रथम बाल विवाह का उल्लेख या उदाहरण किसे माना जाता है? राजश्री और ग्रहवर्मा का जो विवाह हुआ उसे प्रथम बाल विवाह माना जाता है। दोस्तों जो ग्रहवर्मा है उस ग्रहवर्मा को बंगाल के गोड़ वंश के शासक शशांक ने मार दिया था। क्यों दोस्तों? उसको कन्नौज पर आक्रमण करना था और कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना था। तो शशांक ने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण कर उसने क्या कर दिया? तो वो जो ग्रहवर्मा था ग्रहवर्मा को उसने मार दिया और मारने के बाद उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद कौन? ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद राजश्री उनके सर पर सती होना चाहती थी, लेकिन तभी जो गौड़ी वंशीय शासक शशांक था उस शशांक ने उसको क्या कर लिया? अपनी कैद में बंदी बना लिया। तो उसको क्या कर लिया? कैद कर लिया। इसके बाद इनकी हेल्प करने के लिए कौन गया? उसका भाई राज्यवर्धन गया। तो राज्यवर्धन गया तो शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन को भी मार दिया। तो इससे आहत होकर जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन बाद में क्या होता है? ये उसको बचाने के लिए जाता है। इसको अपनी बहन को बचाने के लिए भाई के समाचार आ जाता है, भाई को मार दिया, जीजाश्री को मार दिया, ग्रहवर्मा को भी। अब किसको बचाना है? बहन को बचाना है। तो इसने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण कर जो बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, उस शशांक को उसने पराजित कर दिया और पराजित कर उसने अपनी बहन को ढूंढना प्रारंभ किया। अंततः उसने एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, और दिवाकर मित्र की सहायता से उसने अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लिया। किसको दोस्तों? राजश्री को ढूंढ लिया। इस प्रकार भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में जो थानेश्वर है उस थानेश्वर का शासक बना दोस्तों, और लगभग 647 तक उसने इस वर्धन साम्राज्य का शासन संभाला। दोस्तों 606 ईस्वी में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। उस राज्याभिषेक पर उसने एक हर्ष संवत का प्रारंभ किया। इसका उल्लेख हमें वंशखेड़ा व मधुबन ताम्रपत्रों से देखने को मिलता है। इससे वंशखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्रों से देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों हर्षवर्धन के जन्म के बारे में। दोस्तों हर्षवर्धन के जन्म के बारे में मतभेद है और मतभेद कुछ ज्यादा खास नहीं है दोस्तों। 591 ईस्वी तो हमें जो तथ्य हैं उनसे देखने को मिलते हैं, जबकि इतिहासकार सीबी वैद्य कहते हैं कि जो हर्षवर्धन है उनका जन्म 5 जून 590 ईस्वी को हुआ था। 5 जून 590 ईस्वी को हुआ था, जबकि हम देखें तो उनका जन्म कब? 591 ईस्वी को हमें देखने को मिलता है। बात करें पिता की, तो पिता प्रभाकर वर्धन थे और माता कौन थी? माता यशोमती थी, और इनकी बहन का नाम राजश्री और भाई का नाम राज्यवर्धन था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे का पढ़ने वाले हैं जो कि हर्षवर्धन का इतिहास है उसको हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम हर्ष के बारे में बात करें दोस्तों, हमने बात कर ली हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती था। दोस्तों जैसे उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, उसकी माता यशोमती क्या होती है? उसके पिता के साथ सती हो जाती है। तो जो गुप्तोत्तर काल है दोस्तों, हम पढ़ेंगे आगे जो सामाजिक जीवन आएगा गुप्तोत्तर काल का, उस सामाजिक जीवन में हम देखेंगे कि इस काल में जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा का प्रचलन बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया था। मैंने अभी आपको बताया जो इसकी बहन राजश्री थी, ये अल्प आयु 12 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो गया था, और विवाह होने के बाद में जो इसके पति ग्रहवर्मा है, ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद ये अपने पति के शव के साथ ये भी सती होना चाह रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने इसे क्या कर लिया? रोक लिया था। तो दोस्तों हम हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में बात करें तो उपाधियों कौन कौन सी उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की? सबसे पहले देखिए माहेश्वर की उपाधि हर्षवर्धन द्वारा धारण की गई। इसके अलावा महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन द्वारा धारण की गई। सार्वभौम की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की। इसके अलावा प्रतापशील की उपाधि हर्षवर्धन द्वारा धारण की गई। शीलादित्य व पंच भारत का स्वामी, तो पंच भारत का स्वामी और शीलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को जो चीनी यात्री हैंसांग है उस हैंसांग ने क्या दी?
शिलादित्य और पंच भारत का स्वामी किसको कहा है? हर्षवर्धन को कहा है। किसमें? अपने यात्रा वृतांत सी में हेनसांग कहता है कि जो हर्षवर्धन था, ये हर्षवर्धन को उसने क्या कहा? शिलादित्य और पंच भारत का स्वामी कहा। तो पंच भारत का स्वामी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंच भारत का स्वामी किसे कहा जाता है? तो पंच भारत का स्वामी किस शासक को कहा जाता है? तो हेनसांग ने किस शासक को पंच भारत का स्वामी कहा? तो वो था हर्षवर्धन। अब देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के युद्ध अभियानों के बारे में हम बात करें। क्या हर्षवर्धन के जो युद्ध अभियान है उनके बारे में हम बात करें? सबसे पहले हम बात करेंगे जो बंगाल का शासक था शशांक। बंगाल के शासक शशांक ने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार करने के कारण से उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण कर जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की जो जीजाश्री थी, उनकी बहन राजश्री के पति, उनकी उन्होंने हत्या कर दी और राजश्री को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। इसके बाद जो उसके भाई थे, कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन उनका सहयोग करने के लिए गए तो राज्यवर्धन की भी उन्होंने हत्या कर दी। अंत में हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर जाता है और बंगाल के गौड़ वंशीय शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी भी किसे बना लेता है? कन्नौज को बना लेता है। इसके अलावा दूसरा अभियान देखें तो दूसरा अभियान था उसका जो वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन सेकंड। उस ध्रुवसेन सेकंड पर उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और विजय हुआ। क्या हुआ दोस्तों? विजय हुआ। लेकिन इसने विजय के तुरंत बाद ही जो ध्रुवसेन सेकंड था उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। क्या दोस्तों? मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। उसको यह आभास हो गया था कि कालांतर में हमें किसके साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा? जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन सेकंड, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए इसने जो वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन सेकंड, उसके साथ अपने मैत्री संबंध बना लिए और जो ध्रुवसेन सेकंड था उसकी पुत्री के साथ इसने विवाह कर लिया। किसके साथ दोस्तों? ध्रुवसेन सेकंड की पुत्री के साथ इसने विवाह कर लिया और मैत्री संबंध स्थापित कर लिया ताकि उसको आगामी जो चालुक्य शासक सेकंड है उसके विरुद्ध कोई अभियान होगा उसमें सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सके। तो सहयोग और समर्थन प्राप्ति के लिए इसने ध्रुवसेन सेकंड के साथ क्या कर ली? मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। नेक्स्ट अभियान के बारे में बात करें दोस्तों, इसका नेक्स्ट अभियान चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के साथ था और ये पुलकेशिन सेकंड के साथ हर्षवर्धन का युद्ध लगभग 630 से 634 ईस्वी के मध्य तक चलता रहा। कहां पे दोस्तों? जो नर्मदा नदी थी उस नर्मदा नदी के किनारे दोनों के मध्य युद्ध चलता रहा और अंततः हर्षवर्धन इस युद्ध में पराजित हो जाता है और पुलकेशिन सेकंड इस युद्ध में विजय होता है। दोस्तों, हर्षवर्धन की जो पराजय है इसका उल्लेख जो पुलकेशिन सेकंड है उसका जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उस रवि कीर्ति के लिखे हुए एहोल अभिलेख से मिलता है। साथ ही जो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री आया हेनसांग, उस हेनसांग की पुस्तक सीयुकी से भी इसका उल्लेख मिलता है। तो हेनसांग भी कहता है कि इस युद्ध में किसकी पराजय हो गई? हर्षवर्धन की पराजय हो गई। जबकि रवि कीर्ति भी यही कहता है उसके एहोल अभिलेख में कि इस युद्ध में किसकी पराजय हो गई? हर्षवर्धन की पराजय हो गई। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के कौन सा धर्म को अपनाता है? इससे संबंधित भी मत अनेक देखने को मिलते हैं कि ये शिव धर्म को अपनाता था या बौद्ध धर्म को अपनाता था या वैष्णव धर्म को अपनाता था। इसको लेकर भी विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो हर्षवर्धन है उस हर्षवर्धन के शैव मत से होने संबंधी, अर्थात उस शैव धर्म का अनुयायी था या नहीं था, उससे संबंधी जो मत हैं उनको हमें बताने वाले जो स्रोत हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों हर्षवर्धन का एक स्रोत हमें मिला है। क्या स्रोत मिला है? कि हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन ने जो बंगाल का शासक था शशांक उसके विरुद्ध अभियान जारी करने से पूर्व उसने भगवान शिव की आराधना की थी। किसकी? भगवान शिव की आराधना की थी, अर्थात उसने नील लोहित की आराधना की। तो ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि उसने शशांक के विरुद्ध अभियान से पूर्व नील लोहित का मतलब होता है शिव की आराधना की और उसके बाद उसने अभियान की शुरुआत की। इससे पता चलता है कि वो शिव मत का अनुयायी था। नेक्स्ट नंबर 2, फर्रुखाबाद यूपी से दोस्तों, फर्रुखाबाद यूपी से उसके एक सोने की मुद्रा मिली है जिसके मुख्य भाग पर उसने खुद की उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम महेश्वर, श्री हर्षदेव अंकित कर रखा है। जबकि पीछे वाले भाग पर उसने शिव और पार्वती की जो चित्र है उनका अंकन किया हुआ है। तो फर्रुखाबाद यूपी से एक मोहर मिली है जिसके पीछे वाले भाग पर शिव और पार्वती का अंकन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड साक्ष्य जो उसका शैवमती होने का प्रमाण देता है वो है बसखेड़ा और मधुबन ताम्र पत्रों से ये पता चलता है कि हर्ष शिव धर्म का उपासक था और उसने कौन सी उपाधि धारण की? उसने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख वंशखेड़ा और मधुबन ताम्र पत्रों में किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 4 जो कल्लण है, कल्लण ने जो इतिहास लिखा है कश्मीर का, उस कश्मीर के इतिहास में पुस्तक लिखी राजतरंगिणी। उस राजतरंगिणी में ये कहता है कि हर्ष शिव मत का अनुयायी था, अर्थात जो हर्षवर्धन है उस हर्षवर्धन के लिए कहता है कि वो शिव धर्म को अपनाता था और शिव धर्म को उसने संरक्षण प्रदान किया। ये उल्लेख मिलता है किसमें? कल्लण की राजतरंगिणी में। तो दोस्तों हमने कुछ उसके युद्ध अभियान थे उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद उसमें कौन सा मत है, शैव मत है या बौद्ध मत है, किस मत को अपनाया और उन मतों से संबंधित जो सोर्स हैं
उनके बारे में हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे, कुछ विद्वान कहते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उससे संबंधित जो सोर्स हैं उनको पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हर्ष है, हर्ष का शैव मत संबंधी जो स्रोत थे कि कुछ विद्वान मानते थे कि वो शैव धर्म का उपासक था, कुछ मानते हैं कि वो बौद्ध धर्म का उपासक था। तो हमने शैव धर्म के उपासक संबंधी जो स्रोत थे उनको देख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हर्ष के बौद्ध धर्मानुयायी होने से संबंधित कौन कौन से स्रोत हमें देखने को मिले हैं। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का उपासक था। तो सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, जो हैंसांग है, हैंसांग ने अपनी पुस्तक सीयूगी में उल्लेख किया है कि हर्ष ने जो गंगा नदी है उस गंगा नदी के किनारे लगभग 1000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अर्थात जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां थी उनके निवास के लिए उसने 1000 बौद्ध विहारों का निर्माण, बौद्ध स्तूपों का निर्माण कहाँ करवाया? गंगा नदी के किनारे करवाया। इसके अलावा हैंसांग अपनी पुस्तक सीयूगी में यह भी उल्लेख करता है कि उसने जो उस समय कश्मीर का जो शासक था उस कश्मीर के शासक को पराजित कर उसने उस कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध का जो दांत उसके पास था उस दांत को उसने क्या कर लिया? अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इससे पता चलता है कि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट नंबर 3 देखें, हैंसांग ने यह भी कहा है कि हर्ष के शासन काल में क्या है दोस्तों, प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। किसका? महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। और उस महामोक्ष परिषद में और उसकी जो धर्म सम्मेलन है, उन महामोक्ष परिषद और धर्म सम्मेलनों में वो बौद्ध अनुयायियों को अधिक महत्व देता था। इस कारण हैंसांग यह भी कहता है कि इससे ये पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो इस समय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, ये महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। किसका दोस्तों? महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और इस विश्वविद्यालय का संचालन हर्षवर्धन द्वारा दी गई दान दक्षिणा से ही चलता था। किससे? हर्ष द्वारा दी गई दान दक्षिणा से ही नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन होता था। तो इसलिए हैंसांग ये भी कहता है कि जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन किसको? नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन अपने दान से करता था, और जो कि किसका केंद्र था? बौद्ध महायान संघ का केंद्र था। अब दोस्तों जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के काल में कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन होता था। किसका? धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और लगभग 643 ईस्वी में इस धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब दोस्तों? 643 ईस्वी में। इसका उल्लेख हैंसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। किसमें किया है? सीयूकी में किया है। और वो कहता है कि इस धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 देशों के राजा महाराजाओं, लगभग 3000 महायानी तथा हीनयानी भिक्षुओं ने, वह जो नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 भिक्षु भिक्षुणियां पढ़ती थी उन्होंने, तथा 300 से अधिक ब्राह्मणों व निर्गंथों ने इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसने उल्लेख किया दोस्तों? हैंसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में कहा कि हर्ष अपने शासन काल में लगभग 643 ईस्वी में उसने कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 18 देशों के राजा महाराजाओं ने, लगभग 3000 महायानी तथा हीनयानी बौद्ध भिक्षुओं ने, वह 1000 से अधिक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने, वह 300 से अधिक ब्राह्मण व निर्गंथों ने इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इसने कहा दोस्तों हैंसांग ने, इसमें अपनी पुस्तक सीयूकी में। इसके अलावा जो प्रमुख घटनाएं रहे हैं हर्ष के शासनकाल की, वो प्रमुख घटनाओं में उसमें क्या करता था? उन प्रमुख घटनाओं में दोस्तों हम देखें तो हर्ष के शासनकाल में आयोजित होने वाली महामोक्ष परिषदें, तो हर्ष अब क्या करता? अपने शासनकाल के प्रत्येक 5 वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता। कहाँ पे? प्रयाग में। तो उनके बारे में भी किसने कहा है? हैंसांग ने उल्लेख किया है। हैंसांग ने उल्लेख किया है कि हर्ष अपने शासनकाल के प्रत्येक 5 वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें वो अनेक धर्मों के धर्मावलंबियों को क्या करता था? बुलाता था। इसके अलावा जो अनाथ होते थे उनको बुलाता, जो दीन गरीब होते थे उनको बुलाता था। और वो कहता है कि इन दीन और हीन जो धर्मावलंबी थे उन धर्मावलंबियों को वह खुले हाथों से इस महामोक्ष परिषदों में दान देता था। क्या देता था दोस्तों? दान देता था। हर्ष हैंसांग ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हर्ष ने इतना दान दिया कि उसने अपने दैनिक जीवन व राजपाट से जुड़ी हुई जो सामग्रियां थी उनको भी दान कर दिया। तो क्या है? बहुत अत्यधिक मात्रा में इन महामोक्ष परिषदों में दान देने का काम करता था। कौन? हर्षवर्धन। इसका उल्लेख सीयूकी में हैंसांग ने किया है। दोस्तों जिस महामोक्ष परिषद में हैंसांग ने भाग लिया वो हर्ष के शासनकाल की 6वीं महामोक्ष परिषद थी। कौन सी दोस्तों? 6वीं महामोक्ष परिषद थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हैंसांग ने कौन सी महामोक्ष परिषद में भाग लिया? तो 6वीं महामोक्ष परिषद में भाग लिया। तो हर्ष के शासनकाल की 6वीं महामोक्ष परिषद थी, जिसमें किसने भाग लिया? हैंसांग ने भाग लिया।
तो दोस्तों ये पढ़ा हमने हर्षवर्धन के बारे में। इसके अलावा हर्षवर्धन से जुड़ी हुई बातें हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में। फिर गुप्तोत्तर काल में जो पंजाब का हूण साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे और कन्नौज का जो मौखरी वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करें हर्ष के बारे में, तो हर्ष के जो पहलू छूट गए उन पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हर्ष के दरबारियों के बारे में हम बात करें तो हर्ष के दरबारियों में सबसे पहले बाणभट्ट की रचना है दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी। दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। इसके अलावा जो हर्षवर्धन है उस हर्षवर्धन के दरबार में मयूर नामक कवि भी थे और मयूर की रचनाएं हैं मयूर शतक और सूर्य शतक। कौन कौन सी दोस्तों? मयूर शतक और सूर्य शतक। इसके अलावा अन्य कवि थे जयसेन और हरिदत्त। दोस्तों हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के काल में एक कवि हुए भर्तृहरि, महाराजा भर्तृहरि थे और महाराजा भर्तृहरि ने संघार शतक, वैराग्य शतक तथा नीति शतक नामक ग्रंथों की रचना की। इन्हीं के काल में हमारे भीनमाल जालोर के निवासी ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। किसके काल में दोस्तों? हर्षवर्धन के काल में। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो वंशखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र लेख है उसमें जो वर्धन वंश के शासक थे राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन उसको परमादित्य अर्थात सूर्य का भक्त कहा गया है। किसमें दोस्तों? वंशखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र में राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन को परमादित्य कहा गया है। क्या कहा गया है? परमादित्य कहा गया है। परमादित्य से तात्पर्य दोस्तों सूर्य का भक्त। क्या है? सूर्य का भक्त। इसके अलावा दोस्तों जो दक्षिण भारत है उन दक्षिण भारतीय अभिलेखों में हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? सकल उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है। किसको दोस्तों? हर्षवर्धन को। किसमें? दक्षिण भारत से मिले जो अभिलेख है उन अभिलेखों में हर्ष को सकल उत्तरापथ का स्वामी या सकल उत्तरापथ नाथ कहा गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो हर्ष का काल है ये हर्ष का काल खंड देखें तो इसके कालखंड में मथुरा था, वो मथुरा सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। तो मथुरा को हर्ष के समय किसके रूप में जाना जाता था? सूती वस्त्रों के रूप में या सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा दोस्तों देखें जो हैंसांग है, हैंसांग ने वर्णन किया कि जो हर्ष है हर्ष के काल में जो बंगाल का शासक था, मैंने बताया बंगाल का जो गौड़ शासक था शशांक, वो शशांक गया में स्थित जो बोधि वृक्ष था उस बोधि वृक्ष को काटकर उसने गंगा में फेंकवा दिया था। किसके काल की बात है दोस्तों? हर्षवर्धन के काल की बात है। तो हर्षवर्धन के काल में जो बंगाल का शासक शशांक था उसने बोधि वृक्ष को काटकर गंगा में फेंकवा दिया था। दोस्तों इसके बाद हम बात करें पंजाब के हूण। दोस्तों पंजाब के हूणों के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक खानाबदोश बर्बर और हिंसक जाति थी जो कि मध्य एशिया से भारत में आई थी। कहाँ आई थी? मध्य एशिया से भारत में आई थी। दोस्तों हूणों का सर्वप्रथम आक्रमण हम भारत में देखें स्कंदगुप्त के समय हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया और स्वयं ने हूण अर्थात जो मलेच्छ थे, मलेच्छों का नाशक अर्थात स्कंदगुप्त ने स्वयं को क्या कहा? मलेच्छों का नाशक। इसकी जानकारी हमें जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लेकिन क्या हुआ जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जो हूण शासक तोरमाण था उस तोरमाण ने भारत पर आक्रमण किया और जो गंगा घाटी का क्षेत्र था उस गंगा घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी के रूप में जो चिनाब नदी के किनारे स्थित था पवैया, उस पवैया को अपनी राजधानी बनाया। किसको दोस्तों? पवैया को अपनी राजधानी बनाया। किसमें लिखा हुआ है? इस बात का उल्लेख कुवलयमाला में किया गया है। किसमें किया गया है? कुवलयमाला में किया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो तोरमाण है, तोरमाण के बाद नेक्स्ट जो शासक हुआ वो उसका पुत्र मिहिरकुल हुआ। कौन हुआ दोस्तों? मिहिरकुल हुआ। दोस्तों मिहिरकुल एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। कैसा शासक था? क्रूर और अत्याचारी शासक था जिसने अपनी राजधानी साकल को बनाया। तो जो मिहिरकुल है उसकी राजधानी तो साकल थी, जबकि तोरमाण ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पवैया को बनाया था। जो दोस्तों ग्वालियर लेख है उस ग्वालियर लेख में मिहिरकुल को सकल पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? सकल पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। किसको? मिहिरकुल को। किसमें? ग्वालियर लेख में। ग्वालियर लेख में मिहिरकुल को सकल पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट मिहिरकुल है। दोस्तों इस मिहिरकुल को 530 ईस्वी में मालवा के यशोधर्मन ने पराजित कर दिया। इसके बाद भारत में जो हूण शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो हूण शक्ति का अंत किसकी मृत्यु के साथ हो गया? मिहिरकुल की मृत्यु के साथ हो गया। और मिहिरकुल को 530 ईस्वी में किसने पराजित किया? मालवा के यशोधर्मन ने इसको पराजित किया। दोस्तों बात करें जो भारत में जो हूण थे ये हूण शैव मत के अनुयायी थे। कौन से मत के दोस्तों? शैव मत के अनुयायी थे तथा बौद्ध धर्म के ये घोर शत्रु थे। किसके दोस्तों? बौद्ध धर्म के घोर शत्रु थे। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे कन्नौज का मौखरी वंश और गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक जीवन। क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक जीवन और मौखरी वंश। एक तो एक बार नोट कर लो दोस्तों। दोस्तों अब हम गुप्तोत्तरकालीन नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो है कन्नौज का मौखरी वंश। कन्नौज के मौखरी वंश का संस्थापक हरि वर्मा था और इस मौखरी वंश की स्थापना लगभग 510 ईस्वी में की गई। कब दोस्तों? 510 ईस्वी में की। और किसने की? हरि वर्मा ने की। दोस्तों मौखरी वंश से संबंधित जो स्रोत हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम बात करें तो बाणभट्ट का हर्षचरित्र,
इसके अलावा मोखरी नरेश जो सूर्य वर्मा है, इस सूर्य वर्मा का बाराबांकी उत्तर प्रदेश से एक हरहा लेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों कौन सा हरहा लेख प्राप्त हुआ है, और इस हरहा लेख से भी मोखरी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों इस हरहा लेख की खोज 1915 ईस्वी में एच.एन. शास्त्री द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? एच.एन. शास्त्री द्वारा की गई। इसके अलावा हम देखें बड़वा का युगलेख जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कौन सा दोस्तों? बड़वा का युगलेख जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर अंकित लेख जो कि बिहार में अवस्थित है, उनसे भी हमें मोखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखें दोस्तों बिठौरा फैजाबाद यूपी। इसके अलावा देखें दोस्तों बिठौरा फैजाबाद उत्तर प्रदेश से मोखरी वंश के जो शासक थे उनकी अनेक मुद्राएं वहां मिली हैं। कहां? बिठौरा फैजाबाद में मिली हैं, जिनसे मोखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों मोखरी वंश के शासकों के बारे में बात करें तो मोखरी वंश के शासक हुए हैं हरिवर्मा। हरिवर्मा के बारे में बाद में दोस्तों बात करें मोखरी वंश के शासकों के बारे में तो मोखरी वंश के शासक हुए हैं सबसे पहले हरिवर्मा। हरिवर्मा के बाद में आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा के बाद में ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा के बाद में ईशान। ईशान के बाद में सूर्य वर्मा, फिर अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा और सुचंद्र वर्मा। दोस्तों मोखरी वंश का अंतिम शासक सुचंद्र वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? सुचंद्र वर्मा को माना जाता है। दोस्तों ये ग्रह वर्मा है, इस ग्रह वर्मा का विवाह हर्ष की बहन राज्यश्री के साथ हुआ था। किसके साथ दोस्तों? हर्ष की बहन राज्यश्री के साथ हुआ था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन की। दोस्तों गुप्तकाल में जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार था उसके बारे में हम बात करें तो गुप्तकाल में की जो समृद्धि और प्रतिष्ठा थी, वो गुप्तकाल की समृद्धि और प्रतिष्ठा दोस्तों अब हम बात करें गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में। तो गुप्तकालीन सामाजिक जीवन बारे में हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे तथ्य और पहलू थे जो समाज के साथ जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों जो गुप्तकाल में शासकों द्वारा जो समृद्धि और प्रतिष्ठा हासिल की गई थी, उस समृद्धि और प्रतिष्ठा का अंत गुप्तोत्तर काल में हो गया था। किस काल में हो गया दोस्तों? गुप्तोत्तर काल में हो गया था। इसका अंत होने का प्रमुख कारण ये माना जाता है दोस्तों कि गुप्तोत्तर काल के जो राजा हुए, जो वंश हुए, उन गुप्तोत्तर काल के राजा और वंशों ने आपस में एक तो संघर्ष किया। संघर्ष के साथ साथ हो गया बहुत अत्यधिक मात्रा में उन लोगों ने दान दिया, और दान देने के साथ साथ उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को अपनाया, जिस कारण से समाज की जो समृद्धि और प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? कृषि हो गया था। क्या कारण था दोस्तों? जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में उद्योग अर्थात व्यापार और वाणिज्य है, वो व्यापार और वाणिज्य पूरी तरह समाप्त हो गया था। इसके बाद लोगों ने कृषि को अपनी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना लिया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में। दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है ये गुप्तोत्तर काल में भी उसी प्रकार की थी, अर्थात इस समय 4 प्रकार के वर्ण विद्यमान थे, और वर्णों का जो आधार था वो जन्म था। क्या था दोस्तों? जन्म, अर्थात जिस वर्ण में जो जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। लेकिन दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था के नियम थे, वो वर्ण व्यवस्था के नियम गुप्तोत्तर काल में और भी अत्यधिक मात्रा में कठोर कर दिए गए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो गुप्तोत्तर काल था, उस गुप्तोत्तर काल में जो ब्राह्मण वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पवित्र माना जाता था। यह कहा गया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के मुख्यतः 6 कार्य तय किए गए थे कि ब्राह्मण क्या क्या कार्य करेगा। ब्राह्मण दान लेगा, दान देगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा, अध्ययन करेगा और अध्यापन करवाएगा। ये 6 कार्य ब्राह्मण के बताए गए थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जो बारी आक्रांता है, बारी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई और जो आर्थिक स्थिति खराब हुई, उस आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इस गुप्तोत्तर काल में जो ब्राह्मण वर्ग है, उस ब्राह्मण वर्ग द्वारा भी अन्य प्रकार के व्यवसाय अपना लिए गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या अलग अलग व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया था। किस कारण से? बाहरी आक्रमणों के कारण से, या राजनीतिक उथल पुथल हो गई, या फिर जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई। उस आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जो ब्राह्मण वर्ग था उसने भी अन्य व्यवसाय करने प्रारंभ कर दिए थे। दोस्तों देखें कि जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में वेश्यों की स्थिति थी उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। कारण क्या था दोस्तों? कारण ये था कि गुप्तोत्तर काल में जो व्यापार और वाणिज्य था, वो व्यापार और वाणिज्य पूरी तरह समाप्त हो गया था, और जो वेश्य थे, इन वेश्यों ने क्या कृषि को अपना मुख्य पेशा बना लिया था। तो जो मनु और बौधायन धर्म ग्रंथ है, उसमें जो वेश्य है, उस वेश्यों को तथा शूद्रों को ऐसे कहा है कि दोनों एक समान थे, दोनों अलग नहीं थे। क्यों कहा है? क्योंकि गुप्तोत्तर काल में इनकी स्थिति कैसी हो गई थी? बिल्कुल दयनीय हो गई थी, क्योंकि व्यापार वाणिज्य बिल्कुल खत्म हो गया था, ये कृषि पर निर्भर हो गए। तो कृषि का कार्य कौन करते थे? शूद्र करते थे। इस कारण से वेश्यों को क्या बताया गया? शूद्रों के समान बताया गया है। दोस्तों गुप्तोत्तर काल में वेश्यों और शूद्रों को अध्ययन करने तथा वेदों को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं था। कि वेश्य और शूद्र क्या करेंगे? अध्ययन भी नहीं करेंगे और ना ही वेदों को सुनेंगे। यदि उन्होंने अध्ययन कर लिया और वेदों को सुन लिया तो एक कठोर सजा के रूप में उनको सजा प्रदान
की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों इस कालखंड में जो वर्ण संकर जातियां थी, उन वर्ण संकर जातियों का प्रचलन बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। क्या कारण था? कारण ये था दोस्तों, इस कालखंड में जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, वो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। इस कारण इन वर्ण संकर जातियों का स्थान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ण संकर जातियां थी, इन वर्ण संकर जातियों को वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं दिया गया था। क्या वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ण थे, लेकिन इन वर्ण संकर जातियों को उस वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं दिया गया और इन्हें अंत्यज कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? अंत्यज कहा गया। इन्हें अंत्यज कहा गया। बात करें अनुलोम विवाह की, दोस्तों अनुलोम विवाह से तात्पर्य है उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की दोनों यदि आपस में विवाह करते तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था और उनसे उत्पन्न जो संतान थी वो अलग अलग समुदाय के आधार पर होती थी। जैसे मान लो उच्च वर्ग अर्थात ब्राह्मण वर्ग का पिता था और वैश्य वर्ग की माता थी, तो उनसे उत्पन्न संतान को आंबष्टक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंबष्टक कहा जाता था। और जो ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से उत्पन्न जो संतान थी उसे निषाद कहा जाता था और ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र को पाराशु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाराशु भी कहा जाता था। इसी प्रकार दोस्तों प्रतिलोम विवाह था। क्या दोस्तों? प्रतिलोम विवाह था। प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य दोस्तों उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का यदि विवाह करता तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। दोस्तों प्रतिलोम विवाह में माता ब्राह्मण वर्ग की होगी और पिता शूद्र वर्ग का होगा और उनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा उसे चांडाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांडाल। दोस्तों ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। तो इस प्रकार गुप्तोत्तर काल में वर्ण संकर जातियों का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाल विवाह। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। मैंने आपको बताया बाल विवाह, जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मोकरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ किया गया और कब किया गया? मात्र 12 वर्ष की आयु में। मैंने कहा कि बाल विवाह का एक प्रथम उदाहरण माना जाता है। तो बाल विवाह का प्रचलन इस समय बढ़ गया था। अब बाल विवाह में उस अल्पायु में क्या उसके पति की मृत्यु हो गई, तो क्या है उसने क्या सती का होने के लिए अपने पति के शव के साथ आग में बैठने का निर्णय किया, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे तो रोक लिया। लेकिन प्रभाकर वर्धन जो उसकी पिता थे हर्षवर्धन के पिता उसकी माता यशोमती, तो प्रभाकर वर्धन की जैसे मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसकी माता उसके पति के शव के साथ कहाँ बैठ जाती है? अग्नि में बैठ जाती है, तो सती हो जाती है। तो सती प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में था। पर्दा प्रथा देखे दोस्तों, तो पर्दा प्रथा में हमने देखा कि जो पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में जो उच्च कुलीन वर्ग था उस उच्च कुलीन वर्ग में बहुत अधिक मात्रा में था, जबकि जो निम्न वर्ग थे उनमें हमें कम रूप से दिखाई देता था। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया गुप्तोत्तर काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 से 12वीं सदी का भारत, जिसमें राजपूत वंश है। उस राजपूत वंश या राजपूत काल को हम पूरी तरह पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।